हेलो। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में। ठीक है, अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे सोर्स जो बायोमॉलिक्यूल्स को कंटेंट करता हूँ। बायोमॉलिक्यूल्स मतलब ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, बायो का मॉलिक्यूल्स में क्या आता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सभी मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है बायोमॉलिक्यूल्स यानी बायोलॉजिकल सोर्स को जो है डेवलप करते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पज़ क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स से जो है एनर्जी बनाना है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सोर्स में अगर हम बात करें तो बायोमास में हर प्रकार के वेस्ट जो है इंक्लूडेड हैं। अगर हम अगर प्लांट की बात करें, लीफ की बात करें, ठीक है, अगर एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा की बात करें, हर प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर सब कुछ जो है बायोमास में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो बायोमास क्या होता है, तो बायोमास क्या है, बायोमास इज़ ए ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, या फिर कह लीजिए कि ये क्या है, ये प्लांट और एनिमल्स की मटेरियल जो है जिसको हम जो है एनारोबिकली डिकम्पोज करके एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, ये है बायोमास। ठीक है, अगर और भी डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो बायोमास क्या है, बायोमास इज ए ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, एनिमल्स, बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये हो गया बायोमास। तो बायोमास अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमास, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सॉलिड में बात करें तो सॉलिड के फॉर्म में जो है आपको वुड क्या है, वुड भी जो है आपका बायोमास है। ठीक है, वो भी क्या करता है, एनर्जी कंटेंट करता है। ठीक है, तो वुड हो गया आपका सॉलिड में, स्ट्रॉ हो गया यानी पराली वगैरह। ठीक है, म्यूनिसिपल रिफ्यूज, ठीक है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये सब सॉलिड में आएंगे। ठीक है, बायोमास का ये सॉलिड रूप है। ठीक, तो अगर म्यूनिसिपल रिफ्यूज़ क्या है, म्यूनिसिपल रिफ्यूज़ कहाँ से आ रहा है, जो नगर निगम है या फिर कम्युनिटी है या फिर विलेज है, तो वहाँ से जो भी वेस्ट जनरेट होते हैं, ठीक है, यानी जो किचन के वेस्ट हैं, चाहे सीवेज वेस्ट है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्टेड पार्ट, ठीक है, जो उसका सॉलिड मैटर है उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं सॉलिड बायोमास। लिक्विड बायोमास किसे कहेंगे, लिक्विड में अगर हम मेथनॉल या एथनॉल, ठीक है, ये सेमी प्रोडक्ट हैं, तो ये क्या है, ये भी एक बायोमास का ही रूप है। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो आगे फर्दर प्रोसेस्ड करके जो है हम एक यूजफुल जो है फ्यूल बना सकते हैं। ठीक है, गैस के फॉर्म में अब यही ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम जो है एनारोबिकली डिकम्पोज करें, ठीक है, किसी भी एक सूटेबल कंटेनर में, ठीक है, तो ठीक है, एक सूटेबल कंटेनर कह लीजिए या फिर एक यूनिट कह लीजिए, जिसको हम जो है अंडरग्राउंड या जो फिर किसी भी टैंक में इंस्टॉल करके एक सेपरेट जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पर्टिकुलर बैक्टीरिया के थ्रू जब डिकम्पोज करेंगे तो आपको मेथेन जो है प्राप्त होगा। तो ये हो गए गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें कन्वर्जन टेक्नोलॉजी की, ठीक है, तो बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी जो है दो प्रकार के होते हैं, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस। ठीक है, पहले वेट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो वेट प्रोसेस क्या है, तो वेट प्रोसेस यानी ऐसे ऑर्गेनिक मैटर जिसमें कुछ अमाउंट जो है वाटर उसमें कंटेंट हो। ठीक है, ये ड्राई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, वेट प्रोसेस, तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक मैटर में अगर थोड़ा भी अमाउंट, कुछ अमाउंट अगर पानी अवेलेबल है तो उसको हम एनारोबिकली डिकम्पोज कर लेते हैं। सबसे बढ़िया मेथड अगर हम बात करें बायोमास कन्वर्जन के लिए तो एनारोबिक डाइजेशन सबसे बढ़िया है। ठीक है, ये आपको मोस्टली 80% जगहों पे आपको यही प्रोसेस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट फर्मेंटेशन और केमिकल रिडक्शन। तो एनारोबिक डाइजेशन में क्या है, एनारोबिक डाइजेशन कराने के लिए आपको जो एनारोबिक बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या है, देखिए पहले तो बैक्टीरिया जान लीजिए। बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक एरोबिक होता है और एक एनारोबिक होता है। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो या सर्वाइव कर सकें उनको जो है हम एरोबिक बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, और ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो है ग्रो या सर्वाइव कर सकें उनको जो है एनारोबिक बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया इफेक्टिव नहीं है। क्यों इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसकी इफिशियंसी बहुत कम है। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया अगर आप डिकम्पोज करेंगे तो लगभग 3 से 4 वीक जो है ले लेगा टाइम डिकम्पोज करने में, और आपको सिर्फ जो है मेन्योर कह लीजिए, NH3 फर्टिलाइज़र के रूप में ही, खाद कह लीजिए, ठीक है, वही आपको मिल सकता है। उसके बाद जो है आप उससे कुछ गैस के रूप में कुछ एनर्जी नहीं आप पा सकते हैं। ठीक है, सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक, तो वो जो है इफेक्टिव नहीं है। हम लोग एरोबिक डाइजेशन की तरफ नहीं मूव करते हैं, क्योंकि वो जो है ह्यूमन हेल्थ को जो है ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाता है, इन्वायरमेंट को जो है पोल्यूट करता है। ठीक है,
एनारोबिक डाइजेशन क्या है कि एनारोबिक में क्या है कि हमको जो है कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। देखिए अब एनारोबिक डाइजेशन करने के लिए जो है बैक्टीरिया भी डिपेंड होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द टेम्परेचर अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, साइक्रोफिलिक, मीजोफिलिक और थर्मोफिलिक, ठीक है। तो जिसमें हम थर्मोफिलिक और मीजोफिलिक बैक्टीरिया को जो है इसमें यूज करते हैं, मोस्टली जो है थर्मोफिलिक ही यूज करते हैं, ठीक है। तो एनारोबिक डाइजेशन एक और चीज़ पे जो है डिपेंड करता है, ये डेप्थ पे डिपेंड करता है। अगर आप यूनिट को जो है अर्थ सरफेस से 4 से 5 मीटर के जो है डीप में अगर वो बना रहे हैं, ठीक है, उससे अब अभी 5, 6, 7, ठीक है, मीटर के अगर डीप में अगर बना रहे हैं तो आपका जो है जो थर्मोफिलिक और मीजोफिलिक बैक्टीरिया हैं वो इजीली एक्टिवेट हो सकते हैं, ठीक है। उसके मतलब आप डेप्थ कम कर देंगे, आप 1/2 मीटर रखेंगे तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो है उस केस में जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे, उस केस में सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया ही ग्रो होते हैं, ठीक। तो हमको एनारोबिक डाइजेशन करने के लिए बहुत से कंडीशंस हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आउटपुट इसमें बहुत ज़्यादा है, ये इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आप जो है अगर डाइजेशन करेंगे तो 5 से 6 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली जो है 1 वीक में जो है आपका ओवरऑल डाइजेशन एक कंप्लीट कर देता है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो एनारोबिक डाइजेशन करते हैं। सेकंड क्या है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, अब अगर मान लीजिए आपको कोई सेमी प्रोडक्ट है, सेमी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट यानी के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, प्रोटीन, ये सब होते हैं। इसको जब जो है आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये शुगर के फॉर्म में जो है कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, शुगर और ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो ये सेमी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट हैं। अब इस सेमी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को और भी आप फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है, तो फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के लिए एक जो है बैक्टीरिया कहना गलत है, फंगस उसे कहेंगे, फंगस होता है, ठीक है, ईस्ट, इसको हम जो है यूज करते हैं, ईस्ट। तो ईस्ट क्या है, ईस्ट जो है यूकैरियोटिक्स बैक्टीरिया टाइप होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूकैरियोटिक्स मतलब ये सिंगल सेल के होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल के ये बने होते हैं, और मतलब एक प्रोटीन का न्यूक्लियस होता है जिसके चारों जो है मेम्ब्रेन जो है अटैच होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक्स फंगस होते हैं, ठीक। होता तो प्रोकैरियोटिक्स है, लेकिन वो उनका जो है अलग चीज़ है, वो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम फर्मेंटेशन के लिए क्या ईस्ट यूज करेंगे, जो एक फंगस होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मतलब जो भी आपके पास सेमी डाइजेस्टेड जो भी ऑर्गेनिक मैटर आएगा उसको जो है फर्दर जो है ईस्ट के थ्रू जो है हम प्रोसेस करके उसको जो है एथेनॉल में, ठीक है, या एल्कोहल में या इथाइल एल्कोहल में जो है हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, केमिकल रिडक्शन। इस प्रोसेस में क्या है कि हम वेट बायोमास को जो है एक जो है क्लोज्ड कंटेनर में जो है कह लीजिए हाई टेम्परेचर पे इसको जो है इंसिनरेट करते हैं, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो जब इसको जब हाई टेम्परेचर मतलब कह लीजिए कि 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में अगर इसको हम, ठीक है, इसको जो है इंसिनरेट करेंगे एक क्लोज्ड कंबस्शन चैम्बर में, ठीक है, तो आपको जो है एक नेचुरल रिसोर्स प्राप्त होगा, ठीक है, नेचुरल एनर्जी, ठीक है, जिसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं